हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए इंग्लिश कोर के लिए जो मॉडल परख का मॉडल पेपर का 5 सेट आया है। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं सेट नंबर 4 को। इससे पहले इंग्लिश कोर का सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 का वीडियो हम डाल चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 4 को करेंगे और आज ही हम लोग सेट नंबर 5 को भी करेंगे, जिससे हम लोगों का मॉडल परख कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव का एक अलग से वीडियो लेकर के आइए, तो हाँ, सब्जेक्टिव का एक लाइव क्लास का वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें मॉडल पेपर परख का जो पांचों मॉडल पेपर है, उन पांचों मॉडल पेपर का जो सेट है, उन सारे सेट्स को हम आप लोगों को एक ही बार में कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रहा है, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट लिखने में, लेटर लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो हम आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ा देंगे। हालांकि हम आप लोगों को 45 डेज का जो क्लास दिए थे, उसमें हम आप लोगों को सबसे पहले नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर लिखने ही सिखाए थे और वहां भी बोले थे कि एग्जाम में आपको 15 से लेके 20 नंबर का एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस बार भी पूछेगा। अगर आपने अभी तक नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर लिखने अगर आपको अभी तक नहीं आता है, तो इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाओ, ऊपर लिंक दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगा। इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे आना। इसी साल डिजिटल बोर्ड में हम आप लोगों को नोटिस लिखना, आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट लिखना, लेटर लिखना, सब चीज बहुत अच्छे से सिखाए हैं। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी करवाए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो जरूर आप लोग उस वीडियो को देख लेना। नहीं देख सकते हो तो हम लोग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका पांचों सेट का एक ही बार में हम लोग इसका आंसर तो करेंगे ही। ठीक, चलो समय नहीं गवाते, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन नंबर पे बोल रहा है, हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका था? तो विलियम डगलस एक दिन जब वाईएमसीए स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था, जब वो बाकी लोगों का वेट कर रहा था, उस समय एक 18 साल का लड़का मजाक करने के लिए, बुली करने के लिए उसको पकड़ के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। स्विमिंग पूल में जिस साइड फेंका उधर गहराई 9 फीट था, लेकिन विलियम डगलस को लग रहा था कि 9 फीट 90 फीट के बराबर है। ठीक है, तो विलियम डगलस को एक लड़का पानी में फेंक दिया था जिसका उम्र लगभग 18 साल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, विच कंट्री वाज अल्फोंस डॉटेड फ्रॉम। अल्फोंस डॉटेड हम सबको पता है, द लास्ट लेसन स्टोरी के ऑथर हैं और वो एक फ्रेंच नोबलिस्ट थे। अगर फ्रेंच नोबलिस्ट थे तो जाहिर सी बात है उनका जन्म फ्रांस में ही हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज साहेब। साहेब कौन था? तो साहेब एक रेग पीकर चाइल्ड था। साहेब क्या था? एक रेग पीकर चाइल्ड था। क्वेश्चन नंबर 4, how much did Gandhi asked the indigo planters to pay to the farmers। गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स को, मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, फार्मर्स को पे करने के लिए कितना रुपया उन लोगों से वो मांगे थे कोर्ट में? तो वो मांगे थे 50%, मांगे थे 50%। लेकिन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ने कितना रिफंड किया था? 25% रिफंड किया था। और गांधी जी 25 में भी एग्री इसलिए हो गए थे क्योंकि वो पैसा से ज्यादा इंडियन फार्मर्स के प्रेस्टीज को ध्यान में रख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस। जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं तो नोटिस के सबसे टॉप में, सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? डेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट। तो नोटिस के सबसे टॉप में हमेशा स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा जाता है, जिसको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में, रोड साइड के बगल में किन चीजों को बेचा जाता था? फर्नीचर्स, कॉस्मेटिक सामान्स, डीजल्स या तो फिर फार्म्स प्रोडक्ट्स। तो रोड साइड स्टैंड में, रोड साइड स्टैंड के बगल में हमेशा फार्म प्रोड्यूस्ड को बेचा जाता था। फार्म प्रोड्यूस का मतलब है बेसिकली वो जो खेती करके, वो जो नहीं होता है, जैसे कि बेरी हो गया, चेरी हो गया, इन सब चीजों को बेचा जाता था। Question number 7, what convenienced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level। चार्ली जो थे वो लोगों को कैसे कन्वेनियंस करते थे, या चार्ली को ऐसा क्यों लगता था कि वो सेकेंड लेवल ना पहुंच करके डायरेक्ट थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच जाते थे? तो वो वहां पे इन सभी चीजों को देखता था। ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रश स्पुटनिस, ये इन सभी चीजों को देखा करता था। इसलिए चार्ली को लगता था कि वो सेकेंड लेवल की जगह थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। ठीक है, हो गया। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, व्हाट शुड बी रिटेन इन द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर।
जब हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उस फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले फॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है? उसके बाद डेट लिखा जाएगा, उसके बाद पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद डेट लिखा जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये जो हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, इस सब्जेक्ट को हमेशा हम लोग रिगार्डिंग करके लिखते हैं ना, और रिगार्डिंग करके लिखने के बाद यहाँ अपने प्रॉब्लम का मेन पॉइंट को बताते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग अगर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? तो उस लेटर का मेन पॉइंट को बताते हैं यहाँ पे। सपोज कर लो इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट रिगार्डिंग इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ताकि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जिस लीगल बॉडी को हम लेटर लिखे हैं, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ के समझ जाएंगे कि अच्छा इस टॉपिक के ऊपर जो है ये लेटर आया है। तो हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट में हमेशा मेन पॉइंट को लिखा जाता है। हमेशा किसको लिखा जाता है? मेन पॉइंट को, यानी लेटर का जो मेन पॉइंट है हमेशा उसको लिखा जाएगा, यानी एम ऑफ द लेटर। लेटर लिखने का क्या मकसद है उसको लिखा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में बात? ठीक है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट कुड बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। कीपिंग क्वाइट में जो ऑथर पब्लो नेरूदा हम लोग को बोलते हैं कि हम सभी लोग चलो 12 सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे। अगर हम सभी लोग कीपिंग क्वाइट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो उस समय जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके का मूवमेंट हम लोगों का होगा। तो इमेजिन करो, अगर हम सभी लोग शांत हो जाएं, कुछ मूवमेंट नहीं करें, ऐसे करके खड़े हो जाएं, कुछ मूवमेंट नहीं करें, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक मूवमेंट होगा हम लोगों के लिए। क्या होगा? बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक मूवमेंट होगा हम लोगों के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज कथम मंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जिमिनी स्टूडियो। जिमिनी स्टूडियो में कथम मंगलम सुब्बू जो थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था? विथ हाई रिस्पेक्ट। तो उनको उस स्टूडियो में, जिमिनी स्टूडियो में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, क्योंकि सुब्बू जो थे उनके अंदर एक कमाल का एबिलिटी था। जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कमाल का उसका एक आइडिया होता था, कमाल का एक अप्रोच होता था, इसलिए उनका वहां बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता था। क्वेश्चन नंबर 11, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट अपील्स टू कीप क्वाइट फॉर रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसके जो पोएट हैं पब्लो नेरूदा, वो हम लोगों को कितने देर तक चुप रहने के लिए बोलते हैं? तो वो 12 सेकंड तक हम लोगों को चुप रहने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच इशू इन द स्टोरी द टाइगर किंग ए स्टीयर्स ऑन। ये जो द टाइगर किंग स्टोरी है, उस स्टोरी का जो थीम है वो मेन थीम किसमें घूमा है? तो मेन थीम हम लोगों का घूमा है द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड सबर्टनेंस टू द पावरफुल पीपल। यानी ये बताता है कि शक्तिशाली लोगों के अंदर किस तरीके का खाली और खोखला घमंड होता है, ईगो होता है, और किस तरीके के जो है वो लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए काम करते हैं। अगर आप इस स्टोरी को थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो पता होगा कि ऑथर को जो नरेटर जो है, मतलब आपका जो टाइगर किंग जो है, टाइगर किंग को बोला जाता है कि 100 टाइगर आपके मौत का कारण बनेगा। तो अगर उनके मन में ये प्राइड, ये घमंड, ये ईगो नहीं आता कि नहीं यार हम तो 100 टाइगर को मार देंगे, देखते हैं हम कैसे मरेंगे, अगर ये प्राइड, ये ईगो नहीं रहता तो टाइगर किंग कभी मरता ही नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज जिमिनी स्टूडियो सेटअप। जिमिनी स्टूडियो कब सेटअप हुआ था? 1940 को। और जिमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे? आप हमको नीचे कमेंट करके बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको कमेंट करके बताओ कि ये जो जिमिनी स्टूडियो है, उस जिमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे? हमको कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज दुराई मीन्स इन द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग में एक वर्ड यूज किया गया है दुरई। ये दुरई का मतलब क्या होता है? तो दुरई बेसिकली तमिल में चीफ ऑफ द लीडर जो होते हैं, चीफ ऑफ द लीडर, उसको तमिल भाषा में दुरई बोला जाता है। जैसे हर भाषा में कोई ना कोई एक लैंग्वेज यूज होता है ना भाई, वैसे ही तमिल भाषा में जो सेना प्रमुख होते हैं, जो सेना प्रमुख होते हैं, चीफ लीडर होते हैं, उनको हमेशा दुरई करके पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोला जाता है। जैसे मान लो कि सांथाल लोग दामाद को जैसे वो लोग जवाई बोलते हैं। ठीक है, हम लोग दामाद जी को दामाद जी बोलते हैं, अलग अलग नहीं बोलते। जैसे जीजा जी को अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोला जाता है। कोई जीजा को जीजा जी बोलते हैं, तो कोई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। अब देखो हम नहीं समझा पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि दुरई जो वर्ड है, ये दुरई वर्ड तमिल भाषा में जो चीफ ऑफ द लीडर होते हैं उनको तमिल भाषा में दुरई बोला जाता है। बस आप इतना याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 15,
हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, शेल्टर पेडलर को रात में रुकने के लिए शेल्टर कौन दिया था? ओल्ड क्रॉफ्टर दिया था। ये ओल्ड क्रॉफ्टर उसको रात में रुकने का जगह दिया, उसको एकदम फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया, उसको तंबाकू दिया, हर एक चीज दिया और लास्ट में वो उसी का से क्या किया? 30 क्रोनर चोरी करके भाग गया, मतलब गद्दारी किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद करके भाग गया। छेद नहीं किया, थाली ही लेके भाग गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, वो हम लोगों को क्या दर्शाता है? तो लास्ट लेसन स्टोरी हम लोगों को दर्शाता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, किस तरीके से आजादी और जो भाषा है वो किस तरीके से खो देता है। क्वेश्चन नंबर 17, द राइटर ऑफ इंडिगो, इंडिगो के राइटर कौन है? तो इंडिगो के राइटर हैं लुइस फिक्सल, लुइस फिक्सर। इंडिगो, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कौन सा स्टोरी लिखा था? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा था रोड साइड स्टैंड, ठीक है। जॉन किट्स ने कौन सा स्टोरी लिखा था? थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड्रिन रिच ने कौन सा पोयम लिखा है? तो एंड्रिन रिच ने लिखा है आपका ये क्या नाम है वो, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज लुइस कैरोल ओपिनियंस इन द इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ? लुइस कैरोल जो थे वो इंटरव्यू और ऑटोग्राफ को किस तरीके से ट्रीट करते थे? बहुत ही ज्यादा हॉरर हॉरर ट्रीट करते थे, उनको लगता था कि ये हॉरर है। अच्छा, हम इसको याद कैसे रखें? हम ऐसे याद रखें, लुइस कारोल, कारोल का हम सी याद रखें, कारोल का सी याद रखें और एच का हो, तो हम इसको बना दिए का हो, का हो, का हो, किसी को नहीं पूछते का हो, कैसन हाल बा, का हो, का हो। तो कैरोल, लुइस कैरोल से याद रह गया हमको आपका हॉरर। हाँ, याद करने का तरीका है, इतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं तो कैसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका? ये जो अंटार्कटिका पे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में लेके जाया जाता था, किसानी ढोसी भी गई थी, तो ये जो अंटार्कटिका जो लेके जाती थी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसको उसमें स्टूडेंट्स को ले जाने का मेन मकसद क्या था? तो मेन मकसद था टू टू सेंसिटाइज टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड क्लाइमेट चेंज, ताकि जो नए माइंड्स हैं उन लोगों का जो ध्यान है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जा सके, कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है या जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका क्या असर हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है और खासकर अंटार्कटिका में क्या असर उसका पड़ रहा है, इसलिए ले जाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? बोला गया है व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्या है? तो अंटार्कटिका में जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, इसीलिए हम लोग वहां पे जाके जियोलॉजिकल चीजों के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द फ्लावर्स ऑफ द सिटी, द फ्लावर्स ऑफ द सिटी इन ए रोड साइड स्टैंड रेफर टू? फ्लावर ऑफ द सिटी, रोड साइड स्टैंड में फ्लावर ऑफ द सिटी किसको बोला गया है? तो फ्लावर ऑफ द सिटी मतलब होता है शहर के लोगों को, शहर के लोगों को, सिटी पीपल को फ्लावर ऑफ द सिटी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन था ना, लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? अल्फोंसो डाउटेड। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में बोल रहा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन गोइंग प्लेस बाय ए आर बर्टन? ए आर बर्टन जो गोइंग प्लेसेस के ऑथर हैं, उन्होंने गोइंग प्लेसेस में किन सिचुएशन को दिखाया है? तो अगर आप गोइंग प्लेसेस पढ़े हैं तो आपको स्टार्टिंग लाइन पे ये पता चल जाएगा कि सोफी और जेंसी दो दोस्त है, क्लासमेट्स भी हैं, उनका अभी अभी स्कूल का पढ़ाई खत्म हुआ है। तो स्कूल का पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों के ओपिनियन को बताया गया है कि सोफी क्या बनना चाहती है, कैसा चीजों को दिखाती है, और जेंसी रियलिस्टिक है, वो क्या सोचती है। तो स्कूल लाइफ के तुरंत बाद के सिचुएशन को स्टोरी में बताया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएट इमीडिएट रिलीवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, यानी जो स्कूल में जो बच्चे लोगों ने अभी अभी स्कूल छोड़ा उसके बाद उनके मन में क्या थॉट्स होता है, क्या क्या होता है, उस चीज को बताया गया है। 24, व्हाट डज सोफीज ड्रीम अबाउट? सोफी क्या बनना चाहती है? तो सोफी वांट्स टू बिकम एन एक्टर, सोफी क्या बनना चाहती है? एक एक्टर बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द पोयम माई मदर एट 66 द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन हैज बीन ब्राउट आउट बाय द नरेटर इन द ऑर्डर टू? इस पोयम में माई मदर एट 66 में जो कमला दास है
वो खिड़की के बाहर जब गाड़ी से खिड़की के बाहर देखती है, तो वो बहुत सारे बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखती है गार्डन में। तो ये क्या बताता है? तो ये हम लोगों का बताता है शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन। ये बताता है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। इस चीज़ को बता के वो अपने माँ को कंपेयर करते हुए बताती है। ठीक है? फिर 25 का आंसर होगा ए। 25 का ए हो गया। अब आते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब देखो 26 पे क्या बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे, व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन, जब नरेटर कमला दास दोबारा अपनी माँ को देखती है, ही फेल्ट ए पेग ऑफ, उसको अंदर में किस तरीके का डर या किस तरीके का भय महसूस होता है या किस तरीके का पीड़ा महसूस होता है, तो वो महसूस करती है हर फैमिली एज, यानी बचपन का डर कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो अपने माँ को शायद खो देंगे, वो डर उसको दोबारा से सताने लगता है। 27 number. In the poem A Thing of Beauty, the endless fountain gets its immortal drinks. ये जो स्टोरी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में इमोर्टल ड्रिंक्स एंडलेस फाउंटेन, ये किस चीज को डिस्क्राइब करता है? तो इमोर्टल ड्रिंक ऑफ एंडलेस फाउंटेन ये बताता है आपका हेवेंस ड्रिंक्स। किसको बताता है? हेवेंस ड्रिंक्स को। 28 नंबर, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स, ये जो सेंटेंस है इट रेफरेंस टू, ये किसके रेफरेंस में बोला गया है? तो ये रेफरेंस बताता है आपका होली वाटर या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्क्रेड या होली वाटर। ठीक है, कि पवित्र धारा जो है वो हमेशा बहती रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या बोल रहा है? व्हाई वाज सुब्बू ए ट्रबल शूटर? सुब्बू को ट्रबल शूटर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी भी परेशानी का हल जल्दी निकाल ले, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उसको हल कर ले। तो इस तरीके का सुब्बू थे या था, जो अपने अंदर उसके यहाँ इतना क्वालिटी था कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको तुरंत वो रिज़ॉल्व कर लेता है। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का गजब का क्वालिटी था। कोई भी प्रॉब्लम होता है जिमिनी स्टूडियो में वो तुरंत-तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। इसलिए सुब्बू को ट्रबल शूटर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया हाउ डज द ऑथर कम्स टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्प्लेंडर? जो ऑथर हैं उनको ये कब पता चलता है कि यहाँ जो है वो स्टीफन स्प्लेंडर आने वाले हैं? तो जब वो एक बुक देखते हैं, फ्रॉम ए बुक, जब वो एक बुक देखते हैं जिस बुक का नाम है द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड, जब वो ये बुक देखते हैं तो उस बुक में उनको स्टीफन स्प्लेंडर का फोटो दिखता है, नाम दिखता है, तो वो उससे उसको पहचान जाते हैं कि स्टीफन स्प्लेंडर हैं। है समझ में? ये भी आपका जिमिनी स्टूडियो वाला का ही स्टोरी का ये पार्ट है। ठीक है? हो गया। तो ये हम लोगों का 30 का 30 ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। ठीक है ना? अब इसका ये जो भी सब्जेक्टिव्स है, चूंकि हम बोले हैं कि सब्जेक्टिव्स का एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए यहाँ बता के हम टाइम आप लोगों का लॉस नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव का एक सेपरेट वीडियो आएगा, उस सेपरेट वीडियो में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है? इसके तुरंत बाद एक और मॉडल पेपर सेट 5 आएगा, उसको कर लेंगे। इसके बाद पूरा का पूरा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है? बस सब्जेक्टिव एक सेपरेट वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है ना? चलो बाय, टेक केयर।